नमस्ते। वेलकम टू इनसाइड भारत, जहां हम भारत की पहचान और विविधता की गहराई में उतरते हैं। आज हम चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश पर। इसे अक्सर देवभूमि कहते हैं ना, मतलब लैंड ऑफ गॉड्स। हिमालय के शानदार नज़ारे, फिर वो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और गहरा आध्यात्मिक महत्व, ये सब हिमाचल की पहचान है। हाँ बिल्कुल। और साथ ही ये एक महत्वपूर्ण इकोलॉजिकल जोन भी है और एक बेहद पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो है ही। सही कहा। और इसका इतिहास भी काफ़ी दिलचस्प रहा है। प्राचीन राज्यों से लेकर आज का आधुनिक राज्य बनने तक का सफ़र। तो आज हम इसी हिमाचल के इतिहास, भूगोल, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और कुछ अनोखी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इतिहास की बात करते हैं। प्राचीन काल से ही इस क्षेत्र का जिक्र मिलता है, जैसे हिंदू ग्रंथों और महाकाव्यों में। हाँ बिल्कुल। माना जाता है कि यहाँ पहले स्वदेशी जनजातियां रहती थीं। फिर धीरे धीरे कई राजवंशों का प्रभाव पड़ा। मौर्य सम्राट अशोक के टाइम के भी निशान मिलते हैं। अच्छा, कैसे? राज्य में कुछ चट्टानों पर खुदी लिखावटें मिली हैं, मतलब रॉक एडिक्ट्स। उनसे पता चलता है कि उनका शासन यहाँ तक फैला था। दिलचस्प। और मध्यकाल में सुना है ये कई छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। हाँ, मध्यकाल में तो ये पूरा क्षेत्र कई छोटी पहाड़ी रियासतों में बटा हुआ था, जैसे बुशहर, चंबा, मंडी, बिलासपुर, सुकेत और खासकर कांगड़ा। कांगड़ा का नाम तो बहुत सुना है। हाँ, कांगड़ा का कटोच राजवंश तो बहुत खास है। कहते हैं कि ये दुनिया के सबसे पुराने शाही परिवारों में से एक है। इनकी वंशावली, मतलब फैमिली लाइन, वो 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी मानी जाती है। 2000 साल? कमाल है। हाँ, सोचिए, ये राज्य अपनी अलग पहचान बनाए रखते थे। हालांकि बीच बीच में बाहरी हमलों का सामना भी करना पड़ा, मुगलों के, सिखों के। और फिर अंग्रेज भी आए? बिल्कुल। फिर आया ब्रिटिश काल। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने धीरे धीरे, मतलब संधियों और मिलिट्री कैंपेन्स के जरिए, इन पहाड़ी राज्यों पर अपना कंट्रोल बना लिया। उनके लिए ये इलाका जरूरी क्यों था? स्ट्रेटेजिक रूप से। एक तो ये सीमा पर एक तरह का बफर जोन था, और दूसरा मैदानी इलाकों की भयंकर गर्मी से बचने के लिए बढ़िया जगह थी। अच्छा, तभी शिमला। हाँ, तभी तो शिमला, जो आज राजधानी है, उसे 1864 में ब्रिटिश भारत की समर कैपिटल बनाया गया। ये एक बड़ा मोड़ था इस क्षेत्र के इतिहास में। सही है। और आजादी के बाद का सफर कैसा रहा? आधुनिक हिमाचल कैसे बना? देखिए, 1947 में आज़ादी के बाद इन पहाड़ी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाया गया, पर ये एकदम से नहीं हुआ। अच्छा। पहले 15 अप्रैल 1948 को 30 रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश को एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया। फिर 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश, यानी यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला। और फिर पूर्ण राज्य? हाँ, उसके लिए काफी इंतजार और प्रयास करने पड़े। आखिरकार 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां पूर्ण राज्य बना। ये पूरी जर्नी समझना जरूरी है आज के हिमाचल को समझने के लिए। बिल्कुल। अब जरा इसके भूगोल पर आते हैं। पहाड़ों का प्रदेश है ये तो हम जानते हैं, लेकिन इसमें भी काफी विविधता है ना? हाँ, बहुत ज्यादा विविधता है। ये पश्चिमी हिमालय में बसा है। उत्तर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, पश्चिम में पंजाब, दक्षिण पश्चिम में हरियाणा, दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड और पूर्व में इसकी सीमा तिब्बत से लगती है। और क्षेत्रफल? क्षेत्रफल लगभग 55,673 वर्ग किलोमीटर है। पर सबसे खास बात है यहाँ की ऊंचाई में अंतर। कहीं समुद्र तल से सिर्फ 350 मीटर ऊंचाई है, तो कहीं 7,000 मीटर से भी ज्यादा ऊंची चोटियां हैं। अच्छा, तो इसे भौगोलिक रूप से कैसे बांटा जा सकता है, मतलब समझने के लिए? मोटे तौर पर हम इसे 3 क्षेत्रों में बांट सकते हैं। पहला है आउटर हिमालयस, जिसे शिवालिक रेंज भी कहते हैं। ये कहाँ पड़ता है? ये सबसे दक्षिणी हिस्सा है, कम ऊंचाई वाला, मतलब 350 से 1500 मीटर। यहाँ ढलानें काफी तेज हैं और जंगल भी घने हैं। ठीक है। और दूसरा? दूसरा है मिडिल हिमालयस, जिसे हिमाचल रेंज भी कहते हैं। ये बीच का इलाका है, ऊंचाई करीब 1500 से 4500 मीटर। ज्यादातर आबादी यहीं रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ उपजाऊ घाटियां हैं, सीढ़ीदार खेत दिखते हैं, मतलब खेती के लिए और रहने के लिए बेहतर है। समझ गया। और तीसरा क्षेत्र? तीसरा है ग्रेटर हिमालयस, यानी हिमाद्री रेंज। ये सबसे उत्तरी और सबसे ऊंचा क्षेत्र है। चोटियां 6000 मीटर से भी ऊंची हैं, साल भर बर्फ से ढकी रहती हैं और बड़े बड़े ग्लेशियर्स यहीं पाए जाते हैं। वाह,
तो यही विविधता इसकी खूबसूरती भी है और शायद चुनौती भी। बिल्कुल सही, खूबसूरती भी और चुनौती भी। और नदियां, हिमाचल तो कई बड़ी नदियों का स्रोत भी है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और यमुना जैसी बड़ी नदियां या तो यहीं से निकलती हैं या यहाँ से बहती हैं। ये न सिर्फ उत्तर भारत की वाटर सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, बल्कि इन्होंने खूबसूरत घाटियां भी बनाई होंगी। हाँ बिल्कुल, गहरी शानदार घाटियां, और इसी वजह से यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब जल विद्युत बनाने की क्षमता बहुत ज्यादा है। अच्छा, और मौसम कैसा रहता है? ऊंचाई के साथ तो काफी बदलता होगा। हाँ, जाहिर है, काफी वेरिएशन है। निचले इलाकों में मतलब 1000 मीटर तक सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। गर्मियां ठीक ठाक गर्म 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकती हैं और सर्दियां हल्की होती हैं। और थोड़ा ऊपर 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर टेम्परेट जोन आता है। यहाँ गर्मियां सुहावनी रहती हैं 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच, और सर्दियां ठंडी होती हैं, कभी-कभी बर्फ भी गिरती है। शिमला, मनाली इसी जोन में आते हैं। ठीक है, और उससे भी ऊंचा 2000 से 4500 मीटर पर कोल्ड जोन है। यहाँ गर्मियां भी ठंडी होती हैं और सर्दियां तो बहुत कड़ाके की पड़ती हैं। भारी बर्फबारी होती है, तापमान अक्सर 0 से नीचे रहता है। और सबसे ऊपर 4500 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर वो एल्पाइन जोन है। वहां तो बस कड़ाके की ठंड होती है, साल भर बर्फ जमी रहती है। बाप रे। और बारिश, मानसून का असर होता है? हाँ, जुलाई से सितंबर तक मॉनसून रहता है। बारिश भी काफ़ी अलग-अलग होती है। कुछ इलाके जो रेन शैडो में है वहाँ 1000 mm से कम होती है, और जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ 3500 mm तक भी हो जाती है। चलिए, अब यहाँ के लोगों और संस्कृति की बात करते हैं। आबादी तो शायद बहुत घनी नहीं है, पहाड़ी इलाका है। हाँ, सही कहा। 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो आबादी करीब 6.86 मिलियन थी। पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी कम है, लगभग 123 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। लेकिन कुछ चीजों में हिमाचल काफी आगे है, जैसे साक्षरता। बिल्कुल, साक्षरता दर 83.78% है, जो भारत में सबसे अच्छी दरों में से एक है। और लिंगानुपात मतलब सेक्स रेशियो वो भी काफी संतुलित है, 974 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। ये अच्छी बात है। और ज्यादातर लोग शहरों में रहते हैं या गांव में? ये दिलचस्प है कि करीब 90% आबादी अभी भी गांवों में रहती है। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि मुश्किल ज्योग्राफी के बावजूद राज्य ने हेल्थ और एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में काफी अच्छा काम किया है। भाषा के बारे में क्या? हिंदी तो होगी ही, पर स्थानीय बोलियां भी होंगी। हाँ, हिंदी आधिकारिक भाषा है, पर यहाँ भाषाओं की काफी विविधता है। कई क्षेत्रीय बोलियां हैं जिन्हें पश्चिमी पहाड़ी भाषाएं कहते हैं, जैसे कांगड़ा में कांगड़ी, मंडी में मंडियाली, कुल्लू में कुल्लूवी, चंबा में चंबयाली, सिरमौर में सिरमौरी। कि सब अलग-अलग हैं या मिलती-जुलती हैं? मिलती जुलती हैं, पर वोकैबुलरी और प्रोनंसिएशन में फ़र्क है। इसके अलावा जो पंजाब से सटे इलाके हैं वहाँ पंजाबी का असर दिखता है, और जो जनजातीय और ट्रांस हिमालयी क्षेत्र हैं जैसे किन्नौर, लाहौल स्पीति, वहाँ किन्नौरी और तिब्बती भाषाएं भी बोली जाती हैं। संस्कृत का भी महत्व होगा। हाँ, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से संस्कृत का महत्व है, और अंग्रेजी तो शिक्षा और प्रशासन में इस्तेमाल होती ही है। यहाँ अलग-अलग समुदाय भी रहते होंगे। जनजातीय समुदायों का क्या स्थान है? हाँ, ज्यादातर लोग इंडो आर्यन समूह के हैं, लेकिन यहाँ कई शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी हैं जो यहाँ की पहचान का अहम हिस्सा हैं, जैसे गद्दी जो ज्यादातर चरवाहे हैं, किन्नौरी, लाहौली, पांगवाल और गुज्जर। इनके अपने रीति रिवाज होंगे? बिल्कुल, इनके अपने विशिष्ट रीति रिवाज, पहनावा और परंपराएं हैं। ये कुल आबादी का लगभग 5.7% है और ज्यादातर ऊंचाई वाले और दूरदराज के इलाकों में रहते हैं। और धर्म? देवभूमि नाम ही काफी कुछ कहता है। हाँ, हिमाचल बहुत धार्मिक प्रदेश है। करीब 95% आबादी हिंदू धर्म को मानती है। यहाँ हजारों मंदिर हैं, कई तो बहुत प्राचीन हैं। ये सिर्फ पूजा की जगहें नहीं हैं, बल्कि सामुदायिक जीवन के केंद्र भी हैं। बौद्ध धर्म का भी प्रभाव है, खासकर कुछ इलाकों में। जी हाँ, लाहौल स्पीति, किन्नौर और धर्मशाला में बौद्ध धर्म का काफी मजबूत प्रभाव है। धर्मशाला में तो दलाई लामा का निवास है, इस वजह से ये तिब्बती बौद्ध धर्म का एक ग्लोबल सेंटर बन गया है। पारंपरिक रीति रिवाजों में क्या खास है? सम्मान और सदियों पुरानी रस्मों पर जोर देते हैं। यहाँ की देवता संस्कृति बहुत अनोखी है। हाँ, इसके बारे में सुना है। ये क्या है एग्जैक्टली? इसमें स्थानीय देवी देवताओं की पूजा होती है, जिन्हें गांव या इलाके का संरक्षक माना जाता है।
खास मौक़ों पर जैसे मेलों या त्योहारों में इन देवताओं की पालकियां निकाली जाती हैं, भव्य जुलूस होते हैं। कई जगह गुर होते हैं, मतलब ऑरेकल्स, जिन्हें देवता का माध्यम माना जाता है। वो लोगों की समस्याएं सुनते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। अच्छा, ये तो काफी अलग है। हाँ, ये दिखाता है कि आस्था और समुदाय यहाँ के जीवन में कितने गहरे जुड़े हुए हैं। और इसी आस्था और संस्कृति से जुड़े हैं यहाँ के त्योहार। कुल्लू दशहरा तो बहुत ही प्रसिद्ध है। हाँ, कुल्लू दशहरा तो इंटरनेशनल फेस्टिवल है। इसकी खास बात यह है कि ये तब शुरू होता है जब बाकी भारत में दशहरा खत्म हो चुका होता है। हफ्ते भर चलता है। हफ्ते भर? क्या होता है इसमें? घाटी के सभी प्रमुख देवता अपनी अपनी पालकियों में सज धज कर कुल्लू के ढालपुर मैदान में आते हैं। वहाँ संगीत, नाच गाना, मेला, बहुत रौनक होती है। और दूसरे त्योहार? मंडी का शिवरात्रि मेला भी सुना है। हाँ, मंडी का शिवरात्रि मेला भी बहुत बड़ा आयोजन है। कहते हैं मंडी छोटी काशी है और शिवरात्रि पर हफ्ते भर के लिए आसपास के सैकड़ों देवता वहाँ इकट्ठा होते हैं। फिर लाहौल स्पीति और किन्नौर जैसे बौद्ध इलाकों में तिब्बती नव वर्ष लोसर मनाया जाता है। लोसर में क्या खास होता है? धार्मिक पूजा पाठ, खास तरह के मुखौटा नृत्य जिन्हें छम कहते हैं, और दावतें होती हैं। चंबा का मिंजर मेला भी बहुत पुराना और मशहूर है, जो मक्के की फसल से जुड़ा है। इसके अलावा हल्दा, होली, दिवाली, लोहड़ी, बैसाखी और अनगिनत स्थानीय देवताओं के मेले साल भर चलते रहते हैं। वाह, मतलब त्योहारों की कमी नहीं है। अब जरा कला शिल्प पर आते हैं। कुल्लू शॉल तो वर्ल्ड फेमस है। बिल्कुल। कुल्लू शॉल अपने इंट्रिकेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स और चमकीले रंगों के लिए जानी जाती हैं। लेकिन एक और चीज है जो बहुत यूनिक है, चंबा रुमाल। चंबा रुमाल, ये क्या है? ये दरअसल एक कढ़ाई वाला रुमाल या कपड़ा होता है जिस पर बहुत बारीकी से पौराणिक कथाओं के दृश्य जैसे कृष्ण लीला या रामायण के सीन कड़े होते हैं। ये एक खास आर्ट फॉर्म है। अच्छा, और क्या खास है कला में? धातु का काम भी बहुत होता है। पीतल, चांदी, तांबे के पारंपरिक बर्तन बनते हैं जिन पर सुंदर डिजाइन्स होते हैं। लकड़ी पर नक्काशी, खासकर पुराने मंदिरों के दरवाजों और छतों पर, कमाल की होती है। और चित्रकला? कांगड़ा पेंटिंग का नाम बहुत सुना है। हाँ, कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग भारतीय कला का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। इसे राजाओं का संरक्षण मिला और ये अपनी बारीक रेखाओं, सुंदर रंगों और रोमांटिक विषयों, खासकर राधा कृष्ण के प्रेम के चित्रण के लिए मशहूर है। ये सोचने वाली बात है कि ये पारंपरिक कलाएं आज कैसे जिंदा हैं। मतलब आज के जमाने में इन्हें बचाए रखना मुश्किल तो होगा। हाँ, मुश्किल तो है, लेकिन कोशिशें जारी हैं। ये सिर्फ कला नहीं, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है। सही कहा, संगीत और नृत्य के बिना तो संस्कृति अधूरी है। हिमाचल में लोक संगीत और नृत्य का क्या हाल है? अरे, वो तो यहाँ के जीवन का हिस्सा है। लोकगीत रोजमर्रा के काम करते हुए त्योहारों पर, शादियों में गाए जाते हैं। उनमें आपको प्रेम, प्रकृति की सुंदरता, भक्ति सब मिलेगा। वाद्य यंत्रों में करनाल, शहनाई, ढोल, नगाड़ा, बांसुरी, ये सब इस्तेमाल होते हैं। और नृत्य? नाटी का नाम सुना मैंने। हाँ, नाटी तो सबसे ज्यादा लोकप्रिय लोक नृत्य है। बल्कि इसे तो यूनेस्को ने दुनिया के सबसे बड़े लोक नृत्य के रूप में मान्यता दी है। गिनीज रिकॉर्ड भी है इसके नाम। सच में? सबसे बड़ा लोक नृत्य? हाँ, इसके अलावा क्यांग है जो एक बौद्ध नृत्य है, ठोड़ा है जो एक तरह का मार्शल डांस है, और धार्मिक त्योहारों पर अलग अलग तरह के मुखौटा नृत्य भी होते हैं। चलिए अब पेट पूजा की बात करें। हिमाचली खाना कैसा होता है? पहाड़ी खाना मतलब कुछ अलग होगा। हाँ, हिमाचली खाना यहाँ के पहाड़ी इलाके, मौसम और खेती पर आधारित होता है। आमतौर पर सरल लेकिन स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। मुख्य भोजन क्या है? गेहूं, चावल, मक्का और दालें मुख्य आहार है। सिड्डू बहुत फेमस है। ये एक तरह की स्टीम्ड ब्रेड होती है जिसमें स्टफिंग होती है। इसे घी या चटनी के साथ खाते हैं। बाबरू भी एक तरह की भरवा पूरी जैसी होती है। और कुछ सिग्नेचर डिशेस? धाम के बारे में सुना है। हाँ, धाम एक पारंपरिक भोज है जो खास मौक़ों पर पत्तल पर परोसा जाता है। इसमें कई तरह की दालें, कढ़ी, सब्जियां होती हैं और पारंपरिक रूप से इसे ब्राह्मण रसोइये बनाते हैं जिन्हें बोटी कहते हैं। अक्सर इसमें प्याज, लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, और? मदरा है जो दही की ग्रेवी में बने चने या राजमा होते हैं। छा गोश्त है जो दही और मसालों में पका मेमने का मांस होता है। तुड़किया भात है जिसमें चावल को दाल और सब्जियों के साथ पकाया जाता है। मीठे में अकटोरी या पटांडे जैसे पैनकेक बनते हैं।
पीने के लिए कुछ खास? हाँ, पारंपरिक पेय में छाछ है, जो मक्खन वाली चाय होती है, खासकर बौद्धे इलाकों में पी जाती है। लुगड़ी है, जो जौ या चावल से बनी एक फर्मेंटेड ड्रिंक होती है, और कई तरह की हर्बल चाय भी मिलती हैं। खाने में स्थानीय चीजों का इस्तेमाल ज्यादा होता होगा। बिल्कुल, स्थानीय रूप से जो उपलब्ध है उसी पर जोर रहता है। और क्योंकि सर्दियां लंबी और कठोर होती हैं, इसलिए खाने को सुखाना, ड्राइंग और अचार बनाना, पिकलिंग जैसी प्रिजर्वेशन टेक्निक्स भी काफी महत्वपूर्ण है। चलिए अब अर्थव्यवस्था और विकास पर आते हैं। हिमाचल ने इस मामले में काफी अच्छी प्रगति की है, खासकर अगर हम मानव विकास सूचकांक देखें तो। हाँ, ये बिल्कुल सही है। हिमाचल एक समय मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर था, लेकिन अब ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था बन गया है जहां उद्योग और सेवा क्षेत्र का भी महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GSDP लगातार बढ़ा है और प्रति व्यक्ति आय भी नेशनल एवरेज से ज्यादा है। गरीबी भी कम है शायद। हाँ, गरीबी का स्तर कम है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स काफी अच्छे हैं। औद्योगिक विकास में कौन से क्षेत्र आगे रहे? सुना है दवा उद्योग काफी फला फूला है। हाँ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का तो हब बन गया है हिमाचल, खासकर बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ BBN क्षेत्र। भारत की बल्क ड्रग्स का एक बड़ा हिस्सा यहीं बनता है। और IT सेक्टर? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी कुछ प्रगति हुई है। शिमला और कुछ और शहरों में IT पार्क विकसित किए गए हैं। इसके अलावा सीमेंट उत्पादन, इंजीनियरिंग सामान, टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण ये भी महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र हैं। और छोटे उद्योग, हस्तशिल्प वगैरह? हाँ, कॉटेज इंडस्ट्रीज जैसे हस्तशिल्प, हथकरघा उत्पाद ये भी रोजगार देते हैं और साथ ही सांस्कृतिक विरासत को भी बचाए रखते हैं। कृषि का क्या हाल है? पहाड़ी इलाका है, खेती तो मुश्किल होती होगी। हाँ, इलाका चुनौतीपूर्ण है, इसलिए कृषि योग्य भूमि सीमित है। फिर भी कृषि महत्वपूर्ण है, हालांकि अब GDP में इसका हिस्सा पहले से कम हुआ है। पारंपरिक फसलें गेहूं, मक्का, चावल, दालें हैं। सीढ़ीदार खेती मतलब टेरेस्ड फार्मिंग बड़े पैमाने पर होती है। लेकिन बागवानी में तो हिमाचल का नाम है, एप्पल स्टेट कहते हैं इसे। बिल्कुल, हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी यहाँ का सबसे सफल कृषि क्षेत्र है। हिमाचल भारत का सबसे बड़ा सेब उत्पादक है। देश के कुल उत्पादन का शायद 20% से ज्यादा यहीं से आता है। सेब के अलावा और कौन से फल? आलू बुखारा, आड़ू, खुबानी, चेरी, अखरोट ये सब भी खूब होते हैं। यहाँ का ठंडा मौसम और ऊंचाई इन फलों के लिए एकदम सही है। राज्य ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी काफी बढ़ावा दिया है। और बिजली उत्पादन, आपने कहा था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत है। हाँ, नदियों और ढलानों की वजह से यहाँ जल विद्युत की अपार संभावनाएं हैं। राज्य अपनी जरूरत से काफी ज्यादा बिजली पैदा करता है और ज्यादातर हिस्सा दूसरे राज्यों को बेचता है, जिससे अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं? हाँ, बड़े और छोटे दोनों तरह के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स विकसित किए गए हैं। हालांकि अब नए प्रोजेक्ट्स को लेकर एनवायरमेंटल कंसर्न्स के कारण स्क्रूटनी बढ़ गई है। और पर्यटन, ये तो अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ होगा ही। यकीनन, टूरिज्म एक बहुत महत्वपूर्ण इकोनॉमिक सेक्टर है और रोजगार का भी बड़ा जरिया है। किस तरह के पर्यटक आते हैं यहाँ? हर तरह के। एडवेंचर टूरिज्म के शौकीन आते हैं, ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग, रिवर राफ्टिंग के लिए। तीर्थयात्री आते हैं, हजारों मंदिर हैं, बौद्ध मठ हैं। सांस्कृतिक और प्रकृति प्रेमी पर्यटक भी बड़ी संख्या में आते हैं। लाखों लोग आते होंगे साल भर में? हाँ, लाखों घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक हर साल आते हैं। मुख्य सीजन तो गर्मियों, अप्रैल-जून और सर्दियों बर्फ के खेलों के लिए होता है, पर अब लगभग साल भर ही आवाजाही रहती है। इसका सीधा असर होटल, ट्रांसपोर्ट और दूसरी सेवाओं पर पड़ता है। लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। हाँ, शिमला राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। अपनी कॉलोनियल आर्किटेक्चर, माल रोड, रिज, क्राइस्ट चर्च के लिए मशहूर है। ये प्रशासन, शिक्षा और कॉमर्स का केंद्र है। और कालका शिमला रेलवे, वो तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, एक इंजीनियरिंग मार्वल है। और धर्मशाला? धर्मशाला मैक्लोडगंज, ये कांगड़ा जिले का मुख्यालय है और तिब्बती निर्वासित सरकार और परम पावन दलाई लामा का घर भी। अब तो ये तिब्बती बौद्ध धर्म का एक इंटरनेशनल सेंटर बन गया है। कुल्लू मनाली तो बहुत ही लोकप्रिय है। हाँ, कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी कहते हैं और मनाली तो भारत के सबसे पॉपुलर हिल स्टेशंस में से एक है। एडवेंचर टूरिज्म का बड़ा हब है। इनके अलावा सोलन है, जिसे भारत का मशरूम शहर कहते हैं। ये एक इंडस्ट्रियल और एजुकेशनल सेंटर भी है।
मंडी है, जिसे पहाड़ियों का वाराणसी या छोटी काशी कहते हैं, जहां 80 से ज्यादा प्राचीन मंदिर हैं। और कुछ खास पर्यटन स्थल जो थोड़े अलग हों? बिल्कुल, जैसे स्पीति घाटी है। ये ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में एक ठंडा रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ के प्राचीन बौद्ध मठ जैसे कि ताबो, धनकर और यहाँ का कल्चर अपने आप में एक अलग अनुभव है। लाहौल घाटी? हाँ, लाहौल घाटी जो रोहतांग दर्रे से कुल्लू से जुड़ती थी, अब अटल टनल से साल भर जुड़ी रहती है। ऊबड़ खाबड़ इलाका है, बौद्ध संस्कृति है। किन्नौर है जो अपने सेब के बागों, पारंपरिक गांवों, प्राचीन मंदिरों और किन्नर कैलाश पर्वत के लिए जाना जाता है। चंबा और कसौली? चंबा अपने प्राचीन मंदिरों और चंबा रुमाल के लिए प्रसिद्ध है। कसौली एक शांत हिल स्टेशन है, कॉलोनियल चार्म वाला। खजियार को अक्सर भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। डलहौजी भी ब्रिटिश काल का हिल स्टेशन है, विक्टोरियन आर्किटेक्चर के साथ। और एडवेंचर के लिए? बीर बिलिंग तो पैराग्लाइडिंग के लिए दुनिया की टॉप साइट्स में गिनी जाती है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, ट्रैकिंग और वाइल्ड लाइफ के लिए। रोहतांग पास है बर्फ देखने के लिए, और अब अटल टनल खुद एक बड़ा आकर्षण बन गई है। हाँ, अटल कहाँ तो कमाल की इंजीनियरी है। बिल्कुल, 10,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है ये, जिसने लाहौल तक हर मौसम में पहुंचना मुमकिन कर दिया है। ये सब जगह सिर्फ सुंदर ही नहीं है, बल्कि हिमाचल की विविधता और इतिहास को भी दर्शाती हैं। सही है। अब जरा आधुनिक हिमाचल की बात करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में तो इसकी सफलता का जिक्र हमने किया ही। प्रशासन कैसा है यहाँ का? कितने जिले हैं? हिमाचल में कुल 12 जिले हैं, जैसे बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, मंडी वगैरह। यहाँ एक सदनीय विधायिका है, मतलब सिर्फ विधानसभा है, जिसमें 68 सीटें हैं। संसदीय प्रणाली है, मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं। राजनीतिक माहौल कैसा रहता है? राजनीतिक रूप से देखें तो पारंपरिक रूप से 2 दलों का ही दबदबा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। अक्सर सत्ता बदलती रहती है, जो दिखाता है कि यहाँ के मतदाता काफी जागरूक हैं। लोकसभा में हिमाचल से 4 सदस्य जाते हैं और राज्यसभा में 3। प्रशासन के बारे में क्या राय है? आमतौर पर प्रशासन को अपेक्षाकृत स्वच्छ और कुशल माना जाता है, खासकर दूसरे राज्यों की तुलना में। पंचायती राज संस्थाओं की भी जमीनी स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका है। कुछ प्रमुख हस्तियों का जिक्र करना चाहें जिन्होंने हिमाचल का नाम देश दुनिया में रोशन किया? हाँ, कई लोग हैं। राजनीति में देखें तो डॉक्टर वाई.एस. परमार का नाम सबसे पहले आता है। वो हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री थे और उन्हें आधुनिक हिमाचल का निर्माता माना जाता है। फिर वीरभद्र सिंह जी जो 6 बार मुख्यमंत्री रहे, आनंद शर्मा जी हैं, अनुराग ठाकुर हैं जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं। कला और मनोरंजन जगत से? हाँ, कई बड़े नाम हैं। प्रियंका चोपड़ा जोनिस, कंगना रनौत, मोहित चौहान, प्रीति जिंटा, गुल पनाग, इन सब का हिमाचल से जुड़ाव है। साहित्य या दूसरे क्षेत्रों से? साहित्य में विकास स्वरूप हैं जिन्होंने स्लम डॉग मिलियनेयर, Q&A लिखी थी, और सैन्य नायकों को कैसे भूल सकते हैं। भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा हिमाचल से थे। और कारगिल युद्ध के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र विजेता, वो भी यहीं से थे। हाँ, कैप्टन बत्रा का नाम तो कौन नहीं जानता। ये दिल मांगे मोर। बिल्कुल। इनके अलावा भी कई वैज्ञानिक, शिक्षाविद और अन्य क्षेत्रों के लोग हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मतलब हिमाचल ने हर क्षेत्र में प्रतिभाएं दी हैं। सही में। अब अंत में हिमाचल की कुछ एकदम अनोखी बातें या विशेषताएं। हाँ, कुछ चीजें हैं जो हिमाचल को और भी खास बनाती हैं। जैसे ऐतिहासिक रूप से कुछ जनजातीय समुदायों में पॉलीएंड्री की प्रथा थी। पॉलीएंड्री मतलब एक महिला का एक से ज्यादा पुरुषों से विवाह, जो अक्सर भाई होते थे। हालांकि ये प्रथा अब लगभग खत्म हो चुकी है। अच्छा, और वो अनोखी देवता संस्कृति जिसकी हमने बात की, जिसमें देववाणी यानी गुर और सामुदायिक भागीदारी शामिल है। फिर कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हिमाचल के नाम हैं। जैसे नाटी नृत्य, जिससे सबसे बड़े लोक नृत्य का गिनीज रिकॉर्ड मिला है, और अटल टनल जो 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। और समाज के स्तर पर कुछ खास? हाँ, यहाँ का उच्च लिंगानुपात और देश के लिहाज से कम अपराध दर ये भी इसे खास बनाते हैं। पर्यावरण के मामले में भी ये काफी आगे रहा है। प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाले पहले राज्यों में से एक था ये। राज्य का 26% से ज्यादा हिस्सा वन क्षेत्र है। तारागढ़ पैलेस के बारे में भी कुछ सुना था? हाँ,
पालमपुर के पास तारागढ़ पैलेस को शायद दुनिया का पहला सौर गर्म महल कहा जाता है। वाह, और कोई विशिष्ट सांस्कृतिक प्रथाएं? हाँ, जैसे कुछ समुदायों में वधु मूल्य या दर्जा की प्रथा है, मतलब दूल्हे का परिवार दुल्हन के परिवार को कीमत देता है। ये दहेज के विपरीत है। सामुदायिक श्रम की परंपरा है, जिसे अस या परमा कहते हैं, जिसमें गांव वाले मिलकर एक दूसरे के काम में हाथ बटाते हैं। सेक्रेड ग्रूव्स हैं, मतलब पवित्र जंगल जिन्हें काटा नहीं जाता, देवताओं को समर्पित माना जाता है। और प्राकृतिक अजूबे? ये पूरा क्षेत्र एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। यहाँ हिम तेंदुआ, भूरा भालू, कस्तूरी मृग और वेस्टर्न ट्रैगोपैन, जो राज्य पक्षी है, जैसे दुर्लभ जीव मिलते हैं। ग्लेशियर हैं, गर्म पानी के चश्मे हैं जैसे मणिकरण, तत्ता पानी, और कई इलाके अभी भी ऐसे हैं जहाँ सिर्फ ट्रैकिंग करके ही पहुंचा जा सकता है। आध्यात्मिक महत्व भी बहुत है। हाँ, यहाँ की मंदिर वास्तुकला बहुत अनोखी है, जिसमें लकड़ी और पत्थर का सुंदर मिश्रण दिखता है। शिवालय शैली की छतें होती हैं। ये कई धर्मों के लिए पवित्र तीर्थ स्थल है, और यहाँ प्रकृति की भी पूजा होती है। पहाड़, पेड़, झरने, नदियाँ, इन सबको पवित्र माना जाता है। ये सब चीजें मिलकर हिमाचल की आत्मा बनाती हैं। तो कुल मिलाके हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक समृद्धि और प्रगतिशील विकास का एक अनूठा मिश्रण है। बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर हरी भरी घाटियों तक, प्राचीन परंपराओं से लेकर आधुनिक उद्योगों तक, यह राज्य सही मायने में भारत की विविधता का एक सूक्ष्म जगत है। बिल्कुल। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पर्यावरण संरक्षण में इसकी सफलता, वो भी अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए, इसे सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट के लिए एक मॉडल बनाती है। भविष्य के लिए क्या संभावनाएं और चुनौतियां दिखती हैं? देखिए, राज्य का स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इसके प्राकृतिक संसाधन और टूरिज्म तथा क्लीन इंडस्ट्रीज पर इसका जोर, ये सब भविष्य के विकास के लिए अच्छी संभावनाएं दिखाते हैं। लेकिन चुनौतियां भी बनी हुई हैं। जैसे कृषि योग्य भूमि का सीमित होना, जलवायु परिवर्तन के प्रति इसकी संवेदनशीलता, भूस्खलन और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा, और सबसे बड़ी चुनौती है विकास की रफ्तार और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना। हाँ, ये संतुलन साधना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जैसे जैसे हिमाचल और विकसित हो रहा है, ये सवाल और भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है कि बढ़ते पर्यटन और विकास के दबावों के बीच ये अपनी अनूठी सांस्कृतिक पहचान और नाजुक पारिस्थितिक संतुलन को कैसे बनाए रख सकता है। ये शायद भविष्य के लिए सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि क्या ये देवभूमि अपने सार को बनाए रख पाएगी? बहुत सही कहा। ये एक अहम सवाल है जिस पर सोचना होगा। ओके, सो वी होप यू लाइक टुडेज डिस्कशन। फॉर मोर सच डिस्कशन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।